मैम आपकी वॉइस नहीं आ मैं रही। वॉइस नहीं आ रही। Huh? My voice is audible or not? यस यस मैम। Okay. I am going to start chapter 4 of World Politics. The name of chapter is Alternative Centers of Powers. We can say New Centers of Powers. मतलब शायद चैप्टर आपको अगर सर्च करोगे तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स मिलेगा। नया नाम चेंज हो चुका है, बट पुरानी बुक है तो मैं इससे ही पढ़ा रही हूँ। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। कोल्ड वॉर एरा से हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम कोल्ड वॉर एरा में देखेंगे तो कोल्ड वॉर एरा में क्या था, वर्ल्ड कैसा था, बायपोलर। बायपोलर का मतलब टू पावर सिस्टम था, ठीक है। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था यूएसए और यूएसएसआर के। एक मिनट, एक तो टाइम पे नहीं आते हैं लोग। ठीक है, वर्ल्ड बायपोलर हो गया था, ठीक है। टू पावर सिस्टम इमर्ज हुआ था, यूएसए एंड यूएसएसआर। देखो ये कितनी बार रिकॉल करा रहा है तुम्हें, कितनी बार रिमाइंड करा रहा है कि वर्ल्ड क्या था, टू कैंप्स में इमर्ज हो गया था। यूएसए अपनी अपनी अलायंस बन गई थी, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस यूएसए फॉलो कर रहा था और ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर, ठीक है। अब ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर समझने के लिए चैप्टर्स को इंटरलिंक्ड है, इनको समझना जरूरी है। चैप्टर 2 में क्या था, बायपोलैरिटी हुई, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। चैप्टर 2 में बायपोलैरिटी जो थी वो खत्म हो गया ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था रशिया का, उसकी वजह से जो बायपोलैरिटी थी, जो टू पावर सिस्टम था, वो क्या हो गया, अचानक से खत्म हो गया 1991 में। ओनली वन सुपर पावर वॉज रिमेन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब कौन रह गया था, खाली यूएसए रह गया था। सेकेंड चैप्टर था हेजेमनी। अब यूएसए क्योंकि बायोपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी पे आ गया था, यूनिपोलर हो गया था, तो हेजेमनी भी उसी की रही, यूएसए की एस्टेब्लिश हो गई पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जिसको यूनिपोलर सिस्टम कह सकते हैं हम। ये समझ में आ गया, बायोपोलैरिटी, पोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी समझ आ गया। यस यूनिपोलर का यस मतलब मैम। सिंगल सिस्टम, सिंगल सुपर पावर। फिर चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, विल स्टडी ऑल्टरनेटिव पावर्स मीन्स नॉट ओनली यूएसए हैड डोमिनेंस, मैनी अदर कंट्रीज आर इमर्जिंग एज न्यू पावर। अब ऑल्टरनेटिव पावर्स में कि चलो अब ऐसा तो है नहीं कि यूएसए के हेजेमनी है या डोमिनेंस है तो हमेशा उसी की रहने वाली है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की कभी नहीं रही, हमेशा नहीं रही, अमेरिका की भी नहीं रही। तो जो ऑल्टरनेट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो इमर्ज हो रही हैं धीरे धीरे, राइजिंग फॉर्म में, डेवलपिंग फॉर्म में। तो केवल उसके पास अभी तक तो है, लेकिन दूसरी जो कंट्री इमर्ज हो रही है न्यू पावर के रूप में, वो है यूके, अगेन चाइना। चाइना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। चाइना की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, मतलब पोस्ट कोविड इफेक्ट में चाइना ज़्यादा, उसको ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक इश्यूज नहीं क्रिएट हुए चाइना के साथ, चाइना ने संभाल ली। जबकि इंडिया भी था, इसी पार में इंडिया भी था, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन पोस्ट कोविड में काफ़ी ख़राब हो गई अमेरिका के साथ साथ। लेकिन अभी कहा जाए, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो चाइना सबसे इमर्ज, मतलब नेक्स्ट हेजिमोन अगर हम किसी को गैस करें, अज्यूम करें तो चाइना हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते आगे कमिंग टाइम में। तो इन फ्यूचर यूके, चाइना, इंडिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडिया वापस से अगेन आ गया, मैनी सोर्सेज ऑफ पावर ग्रेजुअली इमर्जिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये जो कंट्रीज़ हैं, एज हेजमोन, एज पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव पावर्स या न्यू पावर्स। ये न्यू पावर्स हैं एक तरह से। अब क्या हो गया, वर्ल्ड क्या हो गया, पहले क्या था, बाइपोलर था, फिर यूनिपोलर, अब क्या हो गया, मल्टीपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर में मतलब काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को, उसकी हेजेमनी को स्नैच कर सकते हैं,
आने वाले टाइम में। वी कैन से इन ईजी लैंग्वेज आफ्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी द यूनिपोलर सिस्टम डेवलप, बट इन कमिंग टाइम ग्रेजुअली मल्टीपोलर सिस्टम इज डेवलपिंग लाइक अगेंस्ट द हेजिमनी मल्टीपल ऑफ अल्टरनेटिव पावर कैन बी इमर्ज। अब हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि बायोपोलैरिटी का तो एंड हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की वजह से, फिर यूनिपोलर के रूप में अमेरिका इमर्ज हुआ। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, मल्टीपोलर सिस्टम इमर्ज हो रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो एक मतलब पावरफुल नेशन के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, हेजिमोन के रूप में, डोमिनेंस के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि कुछ यूनियन बनी। यूरोप जो ज्योग्राफिकल ये सारे कंट्रीज जो आपस में कोल्ड हुआ, जो भी हुआ, दो 2 ब्लॉक्स बने, ज्योग्राफिकल आसपास के कंट्री हैं। लेकिन जो युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें यूरोप का जो इकोनॉमिक जो चीज़ थी, इकोनॉमिक जो इश्यूज़ थे वो बहुत अराइज हो गए, वीक हो गए, वो बैकवर्ड हो गए थोड़े से। तब अब ज़रूरत किसकी पड़ी कि कोई ऐसी यूनियन बनाए जिससे कि यूरोप समृद्धशाली था, मैग्निफिशेंट था, ये तो बिल्कुल क्लियर है यूरोप, लेकिन आपस में ये देश आपस में ही लड़ रहे थे और आपस में ही नुकसान हो रहा था। तो फिर एक यूनियन बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले बनी यूरोपियन यूनियन, ईयू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एशियन जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थे, इन्होंने भी यूनियन बनाई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में कि वो कैसे बनी। जैसे चाइना को मैंने स्पेशली लिखा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप किसको गैस कर रहे हैं आगे कमिंग टाइम में, तो चाइना इज़ इमर्जिंग एज इट्स इकोनॉमी इज़ राइजिंग। चाइना एक हेजिमोन के रूप में, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में धीरे धीरे, अभी नहीं है, अभी बहुत पीछे है वो अमेरिका से अगर कंपेयर किया जाए, भले ही पोस्ट कोविड में या अभी जो भी इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं जो भी, लेकिन अभी चाइना बहुत दूर है। लेकिन कमिंग टाइम 30-40 साल बाद इकोनॉमी उसकी चाइना की लगातार रैपिडली राइज हो रही है। तो चाइना कैन बी ऑल्टरनेट ऑफ हेजिमनी। हेजिमोन का अगर ऑल्टरनेट अगर हम देख सकते हैं तो वो चाइना हो सकता है। इंडिया भी कम, लेकिन इंडिया भी खुद के इतने इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इतना लॉसेस हो चुका है, जीडीपी इतनी गिर गई है, तो अभी थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है। आगे कमिंग टाइम में अपन कुछ नहीं कह सकते। ओके, अब इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लियर रहे। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि एस्पेक्ट ऑफ न्यू सेंटर्स की कौन कौन से न्यू सेंटर्स हैं, तो एक तो यूरोपियन ईयू बनी, यूरोपियन यूनियन, और उसका कैसे इंटीग्रेशन हुआ, यूरोप कंट्रीज़ कैसे आपस में इंटीग्रेट हो गए, एक हो गए, जहां आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, है ना, वो एक यूनियन बन के इंटीग्रेट हो गए वो। दूसरा आशियन, जिसको आशियन बोलते हैं, कई लोग एशियन बोलते हैं, आशियन जो कुछ भी है, ये भी एक यूनियन बन गए, ये भी ग्रुप बन गए, इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज़। फिर राइज अप इकोनॉमी ऑफ चाइना की जो इकोनॉमी राइज अप हो रही है उसके बारे में कि कैसे हो रही है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ थी उसकी। फिर इंडो चाइना रिलेशंस कैसे हैं, बहुत क्लियर होंगे आपको तो, लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर इसको। फिर जापान एंड साउथ कोरिया धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं वो है 27 मेंबर्स, ये याद रखना। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, यूरोप कंट्रीज़ ये वेस्टर्न साइड ही है, उसमें 27 मेंबर्स थे। इससे पहले जो मेंबर्स थे वो थे 28 मेंबर्स, ठीक है। उसमें ईयू से जो ब्रिटेन है वो एग्जिट कर गया, ठीक है, इस ईयू में वो अब इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है। तो टोटल जो एट प्रेजेंट अगर आपको पूछा जाए तो एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स है। जो 28 मेंबर था ब्रिटेन, वो एग्जिट कर चुका है ईयू से। अब यूरोप क्या था, बहुत मैग्निफिसेंट था, मतलब इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी, आपस में ज्योग्राफिकल आसपास थे, तो इकोनॉमी वैसे ट्रेड और इकोनॉमी में काफ़ी आगे था, तो मैग्निफिसेंट तो शुरू से माना गया है। मैंने इसको इसलिए बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि आप ये समझ लो कि यूरोप वैसा नहीं था, ये तो युद्ध जैसी आपस में ही लड़ना झगड़ना, इस चीज़ों से इनको नुकसान हुआ।
तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप हैड बिकम फ्यूटाइल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ईस्टर्न और वेस्टर्न में बट गया तो इनकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ये पूरी तरीके से फ्यूटाइल मतलब बर्बाद से हो गए थे, थोड़े से रून हो गए थे। ठीक है, अब ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ईयू बनने का जो आइडिया आया था वो आया था। अब इसमें ईयू में कौन कौन से 6 फाउंडर कंट्रीज़ इसके मेन है, वो है इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग्स। ये 6 फाउंडर कंट्रीज़ थे। इनके एफर्ट से ये पूरी यूनियन 27 मेंबर्स की तैयार हुई। When Second World War came to an end, Europe's leader tried to solve question of Europe. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो अब जो यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने कोशिश किया, जो क्वेश्चन ऑफ यूरोप था कि अब यूरोप का होगा क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इतने लॉसेस के बाद अब यूरोप का क्या होना है, क्या करना है, दुश्मनी कंटिन्यू करनी है या कुछ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ा कोशिश थी, तो यूरोपियन लीडर्स ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, क्वेश्चन ऑफ यूरोप को। यूरोप शुड बी अलाउड टू रिवर्ट इट्स ओल्ड राइवलरीज और टू बी रिकंस्ट्रक्टेड पॉजिटिव कंसेप्शन टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन। अब दो चीज़ थी, या तो यूरोप को अपनी ओल्ड राइवलरीज जो दुश्मनी थी उसको कंटिन्यू करना, भाई दो ही ऑप्शन थे, या तो उसको कंटिन्यू कर लो, आपस में जो लड़ रहे हो झगड़ रहे हो दुश्मनी पैदा कर लिए उसको कंटिन्यू, या फिर कोई ऐसे पॉजिटिव कंसेप्शंस लाओ जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में रिकंस्ट्रक्ट हो, रिलेशंस रिकंस्ट्रक्ट हो, पॉजिटिव साइड में बढ़े। तो ये दो ऑप्शंस थे कि यूरोप को या तो बिल्कुल अपनी दुश्मनी को कंटिन्यू करना है या फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करना है अपने रिलेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरह फिर ईयू सब लोग राजी हुए, ईयू का निर्माण हुआ। इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स ruin of their economy and destruction of assumption and structure on which Europe had been founded। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये, यूरोपियन जो स्टेट्स थे वो बर्बाद हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी एंड जो अजम्पशंस थे, स्ट्रक्चर्स थे जिस पे कि यूरोपियन बेस था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो गया था, है ना। जो भी अजम्पशंस थे, जो भी स्ट्रक्चर था, यूरोप का जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि जो अलग अलग बटे हुए हैं आपस में दुश्मनी कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना, उसको एक करना। फिर यूरोप का क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, फिर ये ईयू फॉर्म। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। ये इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, अपनी फाइनेंशियल हेल्प की, किसको, की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उसने काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प की कि उनकी इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो जाए। ठीक है, इसी को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। मार्शल जो थे इन्होंने ये प्लान किया था कि भाई या तो अब कट मर के अलग अलग हो जाएंगे तो सभी बर्बाद हो जाएंगे, तो क्यों ना हम एक होके अपनी इकोनॉमी, जो भी कंट्रीज़ है जिनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है ना, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, उसको रिवाइव किया जाए। तो अमेरिका ने इसमें सबसे पहल की, उसने बहुत मैसिव फाइनेंशियल हेल्प की मार्शल प्लान के अंडर में। तो कई बार पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्शल प्लान। मार्शल प्लान में ये था कि अमेरिका ने फाइनेंशियल एड दी थी, मैसिव फाइनेंशियल एड की थी यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन कंट्रीज़ को। अंडर नाटो यूएस क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। नाटो अपन पढ़ चुके हैं कोल्ड वॉर एरा में कि 12 जो कंट्रीज़ थे उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें ये था अपनी सिक्योरिटी को, कलेक्टिव सिक्योरिटी की स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। उसमें ये था 12 कंट्री में से अगर किसी एक पे भी अटैक होता है तो पूरे 12 कंट्री एक हो जाएंगे, उन पे माना जाएगा। ठीक है, तो ये उसने कर ही दिया था, एक न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना दिया था कि भाई इन 12 कंट्री में से कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं कि एक भी कंट्री पे अटैक करें। अगर एक भी कंट्री पे उन 12 कंट्रीज़ में से अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि वो सारी कंट्रीज़ पे अटैक है। तो ये एक नया हो गया था। दूसरा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC।
ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। OEEC कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें क्या हुआ था? टू प्रोवाइडिंग चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये जो OEEC जो बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? ऑब्जेक्टिव था चैनल एड, सहायता देना उन वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को जहाँ पे कि जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं वो आपस में ट्रेडिंग में और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे एक दूसरे को कोऑपरेट करें, हेल्प करें, जब भी ज़रूरत हो उनको हेल्प करें, उनको उनसे ट्रेडिंग जो रिलेशंस हैं वो डेवलप करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली EU के अंडर ही बनी थी और ये बनी थी 1949 में। काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश 19। अब ये EU का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि यूरोपियन जो यूनियन बनी थी उन्हीं का स्ट्रक्चर है कि बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव थे, कैसे बना था। फीचर्स हम कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख लो। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश हुआ। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म हुई। ये देखो, ये इसी के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए ये सारी चीज़ें हुई थी। यूरोपियन पार्लियामेंट भी क्रिएट हुआ, जिसमें मतलब ये था कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी बनेंगे, सारे जो 27 कंट्रीज़ हैं उनको फॉलो करनी पड़ेगी। जो भी लॉज हैं, जो भी चीज़ें पार्लियामेंट्री में, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी होता है वो सब फॉलो करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखते हुए। ये यूरोपियन पार्लियामेंट क्रिएट हुआ। यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हुआ था बेसिकली 1992 में, ये याद रखना। यूरोपियन जो यूनियन एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था पूरी तरीके से 1992 में। अब ये कई बार ये फ्लैग देखो, EU का फ्लैग है, ये दिख रहा है आपको सिंबल, इसमें है गोल्डन जो स्टार्स हैं वो 12 स्टार्स है। यूरोपियन यूनियन फ्लैग है। कई बार पूछ लेते हैं कि कितने स्टार्स हैं इसमें, तो 12 स्टार्स हैं। जो सर्कल है गोल्ड स्टार्स का, जो सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है। ये 12 स्टार्स का, गोल्ड स्टार्स का सर्कल है। वो ये स्टैंड करता है अपनी सॉलिडेरिटी के लिए, हारमनी के लिए, जो यूरोप के पीपल्स में डेवलप होनी थी, है ना, हो चुकी थी। इट हैज़ 12 स्टार एज द नंबर 12 इज़ ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन। जो नंबर 12 है वो लकी नंबर माना जाता है परफेक्शन के लिए, कंप्लीटनेस के लिए, अकम्प्लिशमेंट के लिए। ये जो 12 है स्टार्स, ये इसीलिए है क्योंकि ये सिंबल है कि परफेक्शन का, अकम्प्लिशमेंट का और कंप्लीटनेस का, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया ये चैप्टर EU? yes, है ना EU? ये मैंने इसीलिए थोड़ा बुक से नहीं पढ़ाया, इसको मैंने इन शॉर्ट पढ़ाया। बुक से मैं क्लास में ऑफलाइन आप आ ही रहे हो तो बुक में तब पढ़ा दूँगी। तो मैं ये चाह रही थी कि कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझ लें। समझ आ गए? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? है ना। अब इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। और किसी को प्रॉब्लम